मोदी सरकार देश के लाखों लोगों को कस्टमाइज्ड पेंशन प्लान यानी अपने हिसाब से बने हुए रिटायरमेंट प्लान्स को लेने की आज़ादी देने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए रिटायरमेंट फंड रेगुलेटर यानी पीएफआरडीए ने इस संभावित बदलाव के लिए फंड मैनेजर्स के साथ कई दौर की बातचीत भी कर ली। प्रवीण सर, कहा जा रहा है कि इससे फंड जो है अधिक डाइवर्जन रिटर्न की संभावनाओं का जो है एडवर्टीजमेंट कर सकेंगे और कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकेंगे। कैसे देख रहे हैं सर इस खबर को? नहीं, देखिए, इसकी चर्चाएं बहुत वक्त से चल रही थी। पिछले कुछ महीनों से कम इस चीज़ को लेके चर्चाएं थी कि जो एनपीएस का जो पूरा पेंशन का जो देने का तरीका है, जो पैसा इन्वेस्ट करने का तौर तरीका है, उसमें एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इसको लेके बातचीत चल रही थी, प्लान तैयार हो रहे थे और अब संभवतः इस पर एक बड़ा फैसला होने की घड़ी आ गई है। इसमें कुछ आमूल चूल बदलाव इसमें किए जा सकते हैं सरकार की तरफ से। इन्वेस्टर के बिल्कुल मोटी अगर दो बातें समझूं तो इन्वेस्टर्स के लिए एक तो डाइवर्सिफिकेशन का मौका मिलेगा। इन्वेस्टर्स को अपने पेंशन को चुनने की एक तरह से आज़ादी यहाँ मिलने वाली है कि आप किस तरह से अधिकतम पेंशन हासिल कर सकते हैं। जो पैसा लगाने वाले मैनेजर्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं, उनके पास भी एक बहुत बड़ी आज़ादी होगी कि वो आपके पैसे को ऐसे एसेट्स में लगा सकें जहां से वो ज़्यादा रिटर्न ड्राइव कर सकें। तो देखिए, मसला असल में पिछले कुछ वर्षों से इस चीज़ का बना हुआ है कि इस देश की जो एक बड़ी आबादी है, जो परिवारों के चलाने का खर्च कैसे निकलेगा, उसको लेके आखिर किया क्या जाएगा। सरकार के सामने भी चुनौती थी कि, और दो तरह की चुनौती सरकार के सामने थी। एक तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के यानी सरकारी कर्मचारियों को पेंशन पे किस तरह से ज़्यादा पेंशन दी जाए, उनकी जो एक असंतोष जो बार बार दिखाई दे रहा था, वहाँ कैसे उसको शांत किया जाए। और दूसरा फिर जो बाकी का जो कर्मचारी तबका है, चाहे प्राइवेट सेक्टर के हों या बाकी लोगों, उनको आखिर पेंशन में ज़्यादा पेंशन किस तरह से वो हासिल कर सकते हैं। जी प्रवीण सर, चर्चा को आगे लिए चलेंगे, लेकिन विषयवार तरीके से, बिंदुवार तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला है कि कस्टमाइज्ड पेंशन प्लान, जैसे जिस तरह से हम लोग देखते हैं सर, जैसे मान लीजिए अगर किसी को नई कार खरीदनी है सर, तो उसको कहा वेबसाइट पर अगर वो देखता है तो बोलता है वो वेबसाइट वाला कि आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर लीजिए, क्या इसको ऐड ऑन करना है, नहीं करना है। इसी तरह से अगर आप कोई भी अगर आप वाइट गुड्स सामान खरीदने जाते हैं या सोफ़ा या तमाम चीज़ें जो हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कहा जाता है कि आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए। तो ये तो बहुत बड़ा कदम है सर। पेंशन जो चुकी है कि रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए आगे की संभावनाओं को जो है दुरुस्त करने के लिए कहा जाता है कि पेंशन आपके लिए बहुत लाभकारी चीज़ है। इसको आप अपने हिसाब से जब बना पाएंगे सर, तो इसमें तो बहुत अमूलचूल परिवर्तन आने वाला है। बिल्कुल, देखिए, और लगभग 175 बिलियन डॉलर का पूरा बाजार, एक तरह के अगर हम इसको बाजार कहें तो पेंशन का पूरा जो खेल है वो 175 अरब डॉलर का खेल है भारत का। अभी जो पीएफआरडीए के जो नियम है उस हिसाब से 4 मोटे तौर पर क्लासिफिकेशन है जिनमें आपका पेंशन का पैसा लगा सकते हैं। इसको करने की आपके पास एक मोटी तौर पर सहूलियत है। आप तय कर सकते हैं कि साहब मेरा पैसा किस में कितना लगे। इक्विटी है, कॉरपोरेट बॉन्ड्स हैं, फिर आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, और उसके बाद आपका हो गया ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हो गए। इसमें आपको रीट्स, इसमें आपको गोल्ड ईटीएफ, ऐसी चीज़ों को लाने की बात है। एक प्रस्ताव ये है कि जो इक्विटी वाला पोर्शन है वहाँ पे जो अभी क्या है कि अभी टॉप 200 कंपनियों में पैसा लगाने की इजाज़त है, उसको बढ़ा के टॉप 500 कंपनियों में पैसा लगाने की बात प्रस्ताव चल रहा है। इसी तरह जो एआईएफ है वहाँ अभी 5% इन्वेस्टमेंट करने की बात है, उसको बढ़ा के 10% करने की बात है। गोल्ड को अगर आप देखेंगे तो एक साल में तकरीबन 35% का रिटर्न गोल्ड ने दिया है, उससे भी अधिक सर, उससे भी ज़्यादा। तो वहाँ से क्या ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने की जो कोशिशें हैं, अगर आप एनपीएस को देखेंगे तो सिंस इंसेप्शन 2004 से अब तक लगभग 9.3% का एनुअल रिटर्न एनपीएस में मिला है। लेकिन फिर आप महंगाई को उसके कंपैरिजन में अगर तौलते हैं तो 7-8%, 9% की महंगाई तो आपको एवरेज दिख जाती है। अगर आप इधर उधर सारी चीज़ों को जोड़ लेंगे तो 8-9% की महंगाई तो वैसे बैठ जाती है लोगों के। तो क्या वो काफ़ी होगी आप जब 60 साल के होंगे? इसीलिए टेलर मेड, जिससे कि कस्टमर्स जो हैं या इन्वेस्टर्स जो हैं उनके पास एक बकेट ऑफ प्रोडक्ट्स हों,
फंड्स के पास भी एक मौका हो कि साहब आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं या ये ले सकते हैं, एक आपको ज़्यादा ऑप्शंस मुहैया कराने की कोशिश की गई है। एक बात इसमें मैं और जोड़ूंगा, कुछ डेटा जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए FY25 में अगर हम देखेंगे तो जो NPS का जो टोटल कॉर्पस है या AUM है वो पिछले एक साल पहले के मुकाबले उसमें 23% का इजाफा हुआ और लगभग 14.5 लाख करोड़ का ये फंड है जी। इसमें अगर आप नॉन गवर्नमेंटल जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो उसका कोटा है या तबका है उसकी ग्रोथ 29% हुई AUM में और वो तकरीबन पहुंच गया है 3 लाख करोड़ पे, 2.91 लाख करोड़ पे जी। ये AUM का हिसाब है। लेकिन पिछले अगर आप 3 साल में देखेंगे तो NPS में एनरोलमेंट कराने वाले लोगों की तादाद घटी है। पहले 8,72,73 हज़ार के आसपास थी, जो आंकड़ा घट के 8,03,000 पे आ गया पिछले एक के बाद एक 3 फिस्कल ईयर्स को। ये आंकड़ा घट रहा है सर, तो ये पैसा फिर जा कहाँ रहा है? अब ये पैसा अलग अलग उनमें जा रहा है। दो उसके बड़े जो मसले बताए जाते हैं NPS क्यों नहीं बिक रहा इसकी। एक तो कम रिटर्न मिल रहा है सर, एक तो रिटर्न का मोर्चा भी कमज़ोर है, दूसरा है कि जो पेंशन प्रोडक्ट बेचते हैं लोग उनको इंसेंटिवाइज नहीं उतना किया जा रहा। मनी सेंटर में काफ़ी स्टोरी की थी। बिल्कुल। तो लोग असल में अब पेंशन के जो NPS जैसे प्रोडक्ट है इनसे हटके म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट्स पे जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में म्यूचुअल फंड्स की रफ्तार भी बढ़ी है। जी जी। तो आपने 4-5 SIP अलग अलग तरह की ली, एक फ्लेक्सी कैप ले ली, एक स्मॉल कैप ले ली, एक आपने लार्ज कैप ले लिया, एक डेट फंड ले लिया। अच्छा, मतलब एक बकेट बना तो लिया। आप अब इन्वेस्टर क्या है अपने हिसाब से चुनने लगे हैं। जैसे जैसे फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ी है तो लोगों को लगता है कि अभी इसको लगा दूंगा फिर सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लगा दूंगा, SWP लगा के उससे रिटर्न आता रहेगा। जी। अब सरकार की जो प्लानिंग है वो इस दिशा को भी इस जो समस्या है इसको भी मुझे लगता है कि वो इससे भी ओवरकम करने की एक कोशिश है, जहां इन्वेस्टर्स को ज़्यादा रिटर्न मिल सके, इस तरह की कोशिश की जाए। सर क्या ऐसी ही चर्चा हम लोग जब EPFO की स्टोरी करते थे तो भी मैं आपसे पूछता था ये प्रश्न। EPFO में भी कहा जा रहा था कि वहाँ भी जो 8-9 करोड़ के आसपास जो मेंबर्स हैं उनका भी जो पैसा है अच्छा खासा मोटा पैसा है, उनको भी कहा जा रहा था कि सरकार मुझे आज़ादी दे। जो कमेटी की आप बात कर रहे थे वहाँ पर जो सुझाव देने की बात कही जा रही थी कि उस कमेटी के पास प्रस्ताव रखा जाएगा कि ये जो कॉर्पस है पैसा जो EPFO के तहत जो इतना मोटा पैसा आया हुआ है इस पैसे को मार्केट में लगाने की इजाज़त दी जाए। अब जो आप गोल्ड में आप कह रहे हैं कि उसमें लगाने की इजाज़त दी जाए, यानी ETF में भी पैसा तो और बहुत बड़ा पैसा है। PF का अगर आप पैसा देखेंगे तो वो लगभग 225 लाख करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। तो वहाँ पे उसका बड़ा हिस्सा डेट में जाता है, तो उस पैसे का भी और उसका बहुत छोटा अमाउंट जो है जी वो जाता है आपका इसमें आपका इक्विटीज़ में। तो वहाँ भी इस तरह का प्रस्ताव पिछले साल से पेंडिंग है 2024 से कि इस पैसे को ज़्यादा इक्विटीज़ में लगाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन वो प्रस्ताव चूंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री से पास होना है वहाँ पे भी चीज़ें रुकी पड़ी हैं। लेकिन सर कुछ दिक्कतें भी हैं, उस पर भी चर्चा कर लेने की बहुत ज़रूरत है। कहा जा रहा है कि ज़्यादा अगर आज़ादी दे दी जाए प्रवीण सर तो इसके साथ ही रिस्क भी जो है एसोसिएटेड जो है वो बढ़ सकता है। लोग जो है गलत फैसले ले सकते हैं, उनको लगेगा कि अच्छा यहाँ भी पैसा लगा लें वहाँ भी पैसा लगा लें। तो ये भी बातें सामने आ रही हैं कि अगर आप गलत चुनाव कर लिया तो फिर आपका सब मटिया मेट हो जाएगा। इतना तो इन्वेस्टर्स को या आम लोगों को भी अपना जानकारी है और इसमें इसी वजह से रिस्क टेकिंग कैपेसिटी या रिस्क एपेटाइट जिसकी जितनी है उस हिसाब से आपके पास प्रोडक्ट रहेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति ये चाहता है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न इक्विटी में चला जाएगा। चाहता है कि मान लीजिए मेरा 50% पैसा लगे इक्विटीज़ में और 50% डेट में लगे जिससे कि बैलेंस हो जाए। कोई चाहता है कि 60-40 का रेशियो रहे, 60% लगे डेट में, 40% लगे इक्विटीज़ में। तो ये इसी तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन दरअसल अब लाए जा सकते हैं जी। यहाँ आपके पास एक बकेट ऑफ लिस्ट होगी प्रोडक्ट्स की जिसमें से आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं जी। इसके अलावा और जब ओवर द ईयर्स जब इनके रिटर्न्स को कंपेयर किया जाएगा उसके हिसाब से लोग अपने डिसीजन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा सर कहा जा रहा है कि नए प्लान में चार्जेस को लेकर भी बात सामने आ रही है कि क्या अधिक फीस ले सकती है इस स्कीम के तहत, तो उस वाली बात पर भी आपसे समझना चाहेंगे। मुझे नहीं लगता कि चार्जेस में कोई बदलाव या कोई बड़ा फेरबदल हो पाएगा क्योंकि जो पैसा इन्वॉल्व है वो दरअसल बहुत बड़ा पैसा है जी। तो फंड्स के पास जो फंड मैनेज करते हैं उनके पास भी अच्छा खासा पैसा और दूसरी बात यह है चूँकि पेंशन का पैसा है तो ये लंबे वक्त की पूंजी है।
तो ऐसे में चार्जेस को बहुत ज़्यादा, प्लस क्या है कि सरकार की खुद मॉनिटरिंग है, तो आप चार्जेस को बहुत ज़्यादा, ट्रांसपेरेंसी को भी लेकर भी इसमें सवाल उठा रहा था सर, कहा जा रहा था कि इसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि किसका पैसा कहाँ लग रहा है, ये उस व्यक्ति को पता होना चाहिए। लेकिन सर एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है, ये कहा जा रहा है सर कि इतना AUM जैसा आप बता रहे हैं और जिस तरह से जो पैसा इतना मोटा है, चाहे NPS के हिसाब से देखिए या EPFO के हिसाब से देखिए, अगर ये पैसा जो है गोल्ड ETF में बाज़ार में आता है सर, तो उसके क्या रिज़ल्ट हो सकते हैं, ये भी मैं आपसे समझना चाहूँगा सर। अगर उतना पैसा अगर बाज़ार में आता है तो बाज़ार में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। बाज़ार पे तेज़ी भी आ सकती है और कम से कम बाज़ार की डेप्थ बढ़ेगी, बाज़ार में स्टेबिलिटी आएगी। और इसको लेके भी तमाम तरह की चीज़ें हैं जिनको कहा जाता है कि पिछले कुछ वक्त में म्यूचुअल फंड्स ने या जो DIIs हैं उन्होंने इस मार्केट को बचाने में बड़ी मदद की है। अदरवाइज़ जो FIIs का आउटफ्लो जिस तरह का रहा या पैसा निकालने की जो रफ्तार रही, वो बाज़ार पे भारी पड़ती हुई दिखाई दी थी। जी जी। अब इसी के साथ सर एक और खबर है, उस पर भी हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अब 20 साल की नौकरी करते हुए भी अब VRS ले सकते हैं, यानी 20 साल की नौकरी उन्होंने कंप्लीट कर ली, VRS ले सकते हैं। लेकिन उनको फुल एश्योर्ड जो पे आउट है वो तभी मिलेगा जब वो 25 साल की सर्विस कर चुके होंगे और वो UPS के अंदर आते हुए भी नजर आएंगे। आपसे समझना चाहेंगे सर कि इस खबर को भी कैसे देखा जाए, क्या ये भी कर्मचारियों के हित में बहुत बड़ा फैसला है? नहीं, ये देखिए कार्मिक विभाग ने इसका नोटिफिकेशन आज ही इसको जारी किया है और उसमें ये कहा गया है कि अगर आप 20 साल में चाहें तो VRS ले सकती हैं, लेकिन उसका जो एश्योर्ड जो पे आउट है पेंशन का, बाकी जो आपके पैसे हैं वो आपको 25 साल के बाद ही उसमें मिलेगा, 25 साल की सर्विसेज जब आप पूरी कर लेते हैं जी। तो इस पे देखने वाली बात ये होगी कि जो कर्मचारी संगठन है दरअसल उनका किस तरह का व्यू है, कर्मचारी को बिल्कुल उनका किस तरह का इसमें व्यू है इसमें। जी जी।